नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे बदलते मौसम की। राजधानी देहरादून में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज से 13 तारीख तक के लिए अलर्ट जारी किया है। ज्यादातर हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि 8 सितंबर से 13 सितंबर तक प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक के मुताबिक भारी बारिश की वजह से देश में लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी की संभावना रहेगी। तो बारिश शुरू हो चुकी है। 2 दिन पहले भी मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट कर दिया था और उसका असर भी नजर आ रहा है और 13 तारीख तक यही स्थिति जो है वो बनी रहेगी। भारती हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। भारती, क्योंकि हमारी बात हुई थी 2 दिन पहले भी मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया था और वो नजर भी आ रहा है। आप इस वक्त अभी कहां पर हैं और किस तरह की स्थिति है? देखिए, राजधानी देहरादून में सुबह से ही लगातार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है जीनत। और अगर हम बात करें 13 सितंबर तक के लिए ये अलर्ट यहां पर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने सभी डिपार्टमेंट्स को एडवाइजरी जारी कर दी है और ये कह दिया है कि अपने अपने इलाकों में सतर्क रहें, पहाड़ी इलाकों का रुख न किया जाए, बेहतर होगा। और देखने को भी यही मिल रहा है। अगर हम देर रात की बात करें, देर रात भी हमने देखा कि कई जगहों पर बारिश हो रही है। प्रदेश भर से खबरें आ रही हैं जीनत, जहां पर बारिश का ये सिलसिला लगातार जारी है। चंपावत की अगर मैं बात करूं, वहां पर भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। और गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र दोनों ही इलाकों के लिए, दोनों ही मंडलों के लिए कहा गया है कि वहां के जो जिले हैं वहां पर अगले कुछ दिन तेज बारिश के आसार लगातार बने हुए हैं। बिल्कुल, तो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। और एक और चीज़, क्योंकि लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ सकती हैं भारती, तो उस सूरत में बताइएगा कि अलर्ट जारी किया गया है कि सैलानी ना आए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। हम लगातार देख रहे हैं कम से कम सैकड़ों सड़कें जो हैं वो बंद हैं, कई जगहों पर कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है। बिल्कुल जीनत, और जिला प्रशासन भी इसके लिए अलर्ट मोड पर है। वीकेंड पे जिस तरीके से टूरिस्ट बढ़ जाते हैं उसको लेकर भी एडवाइजरी यहां पर जारी कर दी गई है देहरादून जिला प्रशासन की तरफ से। होटल्स में ये कह दिया गया है कि 15,000 से ज्यादा लोग न आ पाए, क्योंकि कोरोना का भी खतरा बढ़ रहा है, मौसम भी खराब है और आपदा प्रबंधन की टीम भी अलर्ट मोड पर है। ये साफ तौर पर कह दिया गया है आपदा प्रबंधन अधिकारियों को कि वो जो है जेसीबी डिप्यूट करके रखें। जहां जहां पर लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं वहां पर तुरंत रोड को खोल दिया जाए। जहां जहां पर ब्लॉकेज की स्थिति आ रही है वहां पर भी कह दिया गया है डिपार्टमेंट्स को कि वो अलर्टनेस दिखाते हुए जल्द से जल्द राहत पहुंचाएं। और अगर कोई भी इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, लोगों के घरों में मलबा आ जा रहा है, जल भराव की स्थिति हो रही है, वहां के लिए भी ये कहा गया है कि अलर्टनेस जो है वो दिखाई जाए, खाद्यान्न का संकट ना उत्पन्न हो। पहाड़ी इलाकों में खासतौर पर जो लोग रह रहे हैं, अगर वहां पर इस तरह की दिक्कतें आती है तो उनको भी यहाँ पर अलर्ट मोड पे रहने के लिए कहा गया है। बहुत जरूरी भी है। बहुत शुक्रिया भारती आपका तमाम जानकारियों के लिए। लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, ना सिर्फ आने जाने की बल्कि खाने पीने की भी, और विशेष तौर पर पहाड़ी इलाकों में ये बहुत जरूरी है। देहरादून से खबर आ रही है, सीएम के कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो आज नैनीताल का दौरा करेंगे सीएम धामी, योजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण भी करेंगे। बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे। शाम 4 बजे अधिकारियों के साथ वो बैठक करने वाले हैं। सुबह जो है 10:45 पर वो रवाना होंगे। और सीएम धामी ने भारत रत्न भूपेंद्र हजारिका की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि गीतकार, संगीतकार, गायक और प्रसिद्ध कवि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भारत रत्न श्री भूपेन हजारिका जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। बीजेपी में कांग्रेस के बागियों को लेकर जबरदस्त घमासान शुरू हो चुका है और मंत्री हरक सिंह रावत ने बहुत बड़ा बयान दिया। उमेश शर्मा काऊ विवाद के बाद हरक सिंह ने कहा है कि बीजेपी के कुछ लोग उन्हें पार्टी में नहीं चाहते और उन्हें छोड़ने के लिए पार्टी मजबूर किया जा रहा है। हरक सिंह रावत ने बहुत बड़ा इसे बताया विषय और उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से उनके साथ खड़ा हूं। बीजेपी के साथ भी ठीक नहीं कर रहे हैं इस तरह के लोग। आपका कमेंट आया है कि ये गलत हो रहा है जो हो रहा है, क्योंकि उमेश शर्मा जी प्रदेश के एक बहुत ही मजबूत हमारे नेता हैं और प्रदेश में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले विधायक हैं। व्यक्ति के खिलाफ कुछ लोग विकास के कामों में अवरोध पैदा करते हैं, कुछ लोग उसको ठीक से काम नहीं करने देना चाहते हैं कि उमेश शर्मा जी अपनी विधानसभा क्षेत्र में लोकप्रिय हों, अच्छा काम करें। उसमें व्यवधान डालने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं,
सही मायने में न वो सरकार के हितैषी, न उत्तराखंड के हितैषी हैं, न वो भारतीय जनता पार्टी के हितैषी हैं। वो लोग जानबूझकर इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि जिससे कि हम लोग दुखी होकर पार्टी को छोड़ दें, और ऐसा वातावरण वो लोग बना रहे हैं, तो वो मैं सोचता हूँ उचित नहीं। निश्चित रूप से हम पार्टी के उच्च नेतृत्व के सामने इस बात को रखेंगे कि भाई क्यों ऐसे समय में इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, इस तरह का वातावरण क्यों बनाया जा रहा है। अगर माने मोदी जी के और जिसमें माना काऊ जी के द्वारा होर्डिंग लगाए जा रहे हैं और पोस्टर लगाए जा रहे हैं और उनको फाड़ा जा रहा हो रात भर और उसकी जगह दूसरे होर्डिंग लगाए जाए, तो ये काऊ का वो अपमान नहीं है। उसमें मोदी जी की फ़ोटो थी, उसमें नड्डा जी का फ़ोटो था, उसमें मुख्यमंत्री का फ़ोटो था, और ऐसे फ़ोटो को, ऐसे होल्डिंग को अगर फाड़ा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि उस पर उमेश शर्मा जी का भी नाम है, तो ये उचित नहीं है। तो ये थे कैबिनेट मंत्री हरक सिंह राजन का साफ तौर पे कहना है कि रायपुर में उमेश शर्मा काऊ के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के कुछ लोग शामिल हैं और उन पर पार्टी को कड़ा एक्शन यहां पर लेना चाहिए। तो 2022 के चुनाव से पहले पार्टी छोड़ने के लिए कोई मजबूर ना करे। बीजेपी के अंदर के लोग कहीं ना कहीं बागियों को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं और यह फैसला कहीं ना कहीं बीजेपी को आने वाले वक्त में भारी पड़ सकता है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उमेश शर्मा विवाद के बाद खासी हलचल बढ़ी हुई है। काऊ दिल्ली जाकर अपनी शिकायत और दर्द बताए हैं और देहरादून आकर ऐलान कर दिया है कि उन्हें न्याय नहीं मिला तो उनका अपना 2016 वाला ग्रुप जो है वो बड़ा फैसला लेगा, जिससे सूबे की सियासत में फिर से हलचल है। रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ की नाराजगी पर सियासत तेज होती जा रही है। काऊ का साफ कहना है कि उनके साथ 4.5 साल से क्या हो रहा है ये सब जानते हैं और अब उन्होंने अपनी बात केंद्र में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम को बता दी है। यही नहीं, काऊ ने यहां तक कह दिया है कि अगर बीजेपी में उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो उनका अपना अलग से भी ग्रुप है, जिसे कुछ लोग मंत्री हैं, कुछ विधायक हैं, फिर हम लोग तय करेंगे कि आगे क्या करना है। प्रदेश अध्यक्ष और अपने सभी जिस स्तर पे भी हम कह सकते थे वो बात हम प्रदेश में कह चुके, अब आपके पास आए हैं, अब निर्णय आपको करना है। और बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, उसके लिए हमने उनका आभार भी किया, सबका धन्यवाद किया। अब जो भी निर्णय है वो राष्ट्रीय स्तर से लेना है। अगर कोई निर्णय नहीं होता फिर हमारा एक अपना संगठन है, ग्रुप है, हम लोग वो सब मिलके तय करेंगे। मेरे साथी जो कुछ मंत्री भी हैं, कुछ विधायक हैं, वो उनको भी मैं अपना दर्द बता चुका हूँ। अब वो भी जो बैठ के निर्णय करेंगे मैं उस निर्णय के साथ। असल में काऊ का अपने ग्रुप में मतलब उन लोगों से है जो 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे और गाहे बगाहे उनकी कांग्रेस में वापसी के चर्चे होते रहते हैं। अब कांग्रेस की नजर भी अपने पुराने साथियों के दर्द पर है। तो जिन धन सिंह रावत को लेकर कहा जा रहा है कि वो रायपुर से 2022 में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उनका कहना है कि जांच के बाद सब साफ हो जाएगा। लेकिन हमारे पुराने साथी हैं और वो जो है वर्तमान समय में द्वंद्व में फंसे हुए हैं। तो देखिए अभी हमारे साथी क्या गुल खिलाते हैं। बात करेंगे कि आखिरी हुआ क्या वहाँ पे और वो अपना काम करेंगे, वो सबसे पूछेंगे। और मुझे लगता है कि जब प्रदेश महामंत्री को जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने नियुक्त कर दिया है तो इस बारे में कुलदीप जी सबसे बातचीत करके कोई निर्णय करेंगे। 2022 से पहले एक बार फिर कांग्रेस के बाकियों पर सबकी नजर है और चुनावी चाल में दल बदल का खेल तो अक्सर होता ही है। तो ऐसे में 5 साल बाद बदले हुए हालात में पार्टियां क्या फिर बदल जाएंगी, ये सवाल फिजाओं में तैरने लगा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हालांकि उमेश शर्मा के साथ बीजेपी में आए सुबोध उनियाल का कहना है कि जो कमजोर रह गए हैं उनको दिक्कत हो रही है, जिन्होंने अपनी जगह बना ली है उनको बीजेपी में कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं उतना जनरेट कर पाए हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग पहले के भारतीय जनता पार्टी में जो डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि किसी को अपने जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे उनको किल होते हुए दिखाई दिया और किसी को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में ये कमियां दिखाई दी। खबर देहरादून से आ रही है, बीजेपी में विवाद है फिर से। उमेश शर्मा काऊ विवाद मामला, हरक सिंह के बयानों का मामला जो है, दरअसल अब ये विवाद बढ़ता जा रहा है
और मदन कौशिक इसी वजह से दिल्ली बुलाए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है आज दिल्ली जा सकते हैं मदन कौशिक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का हम जिक्र कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, जो बगावत 2016 में आपने देखी थी, बीजेपी कुछ उस तरफ नजर आ रही है जो स्थिति एक वक्त में कांग्रेस के साथ हुई थी। तो एक तरफ जो है बीजेपी में विवाद चल रहा है। बीजेपी के ही छात्र संगठन एबीवीपी में कार्यकर्ता मंत्री गणेश जोशी का विरोध कर रहे हैं। इसके कार्यकर्ता जो हैं देहरादून में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने गणेश जोशी का पुतला फूंका और इस्तीफा देने की मांग की। सदस्यता अभियान को लेकर सोमवार को एबीवीपी के 2 गुटों में भिड़ंत हुई और इसके बाद एबीवीपी नेताओं का कहना है कि गणेश जोशी बागी गुट का साथ दे रहे हैं। करप्ट, क्रिमिनल और कम्युनल व्यक्ति के लिए आम आदमी पार्टी ने एंट्री बैन करने का दावा किया। कुछ ऐसे नेता भी आप में शामिल हो रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके ही आगे बढ़े हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी नवंबर तक अपने टिकट फाइनल कर देगी। आप प्रभारी ने साफ किया है कि आखिर समय में किसी को टिकट नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी का दावा है कि CCC यानी कि करप्ट, क्रिमिनल और कम्युनल व्यक्ति के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस से आपके हो चले नेताओं को अब टिकट फाइनल का डर सता रहा है। हाँ, वो इतना जरूर कहते हैं कि वो कुछ नया करना चाहते हैं। देखिए, फॉर्मूला हमेशा से पहले से भी मैंने बताया और अभी भी वही फॉर्मूला है कि हम CCC के फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। कोई भी करप्ट, कम्युनल या क्रिमिनल व्यक्ति आम आदमी पार्टी की टिकट का दावेदार नहीं होगा। इन तीनों क्राइटेरिया को जो पूरा करेगा केवल वही आम आदमी पार्टी की टिकट मांग सकता है। मैंने इसीलिए बीजेपी का दामन छोड़ा क्योंकि मुझे कुछ नया करना था और वहाँ की जो राजनीति है, जैसा आपने बताया कि CCC का जो फार्मूला है वहाँ हम फिट नहीं बैठ रहे थे, इसीलिए हमने बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी पहले अपनी विचारधारा सामने रखे। एक तो ये कम्युनल की बात करते हैं और ये कहते हैं बीजेपी की लोग तोड़ने की बात करते हैं कि जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो हमारी पार्टी में आ जाए, कांग्रेस के लोग आ जाए। अगर इनकी कोई विचारधारा है पहले तो ये बता दें, कम्युनल भाषा ये ना बोलें। आपका फॉर्मूला भले ही सुनने में अच्छा लगे, लेकिन ये उन नेताओं की टेंशन जरूर बढ़ा रहा है जो हाल फिलहाल में बीजेपी कांग्रेस छोड़कर आए हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कई संगठनों से जुड़े 12 से ज्यादा विभागों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आजकल आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें सफाई, बिजली, जल निगम, उपनल, स्वास्थ्य जैसे विभागीय कर्मचारी भी शामिल हैं। उत्तराखंड में करीब 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। इस बीच कैबिनेट मंत्री हरक सिंह ने कहा है कि चुनावी माहौल में कर्मचारी संगठन प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा ले रहे हैं। वहीं कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार ने उनकी सुनी नहीं, इसलिए सड़कों पर है। कई बार मैं देख रहा हूं कि जब चुनाव का समय नजदीक आता है तो लोग सोचते हैं कि सरकार जाते जाते हमारी तमाम मांगों को पूरा कर लेगी। तो ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है ये उचित नहीं है। तो कहीं ना कहीं मजबूर किया जा रहा है, जो कर्मचारियों को, अधिकारियों को आंदोलन के लिए मजबूर किया जाता है। तो 4 साल का समय बहुत होता है और कर्मचारियों ने, संगठनों ने पूरा समय सरकार को भी दिया है और मैं समझता हूं कि कोई भी कर्मचारी ये नहीं चाहता है कि वो आंदोलन पे जाए। चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अर्जी दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है तब तक हाईकोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं दे सकता। मंगलवार को सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में अर्जी दी गई थी कि सभी सेक्टर अब खुलने लगे हैं और यात्रा पर से भी रोक हटाई जाए। अब सूत्रों के हवाले से खबरें तो ये भी हैं कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल SLP को वापस ले सकती है और इसके बाद हाईकोर्ट में फिर से अर्जी लगाकर चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटाने की मांग की जाए। देहरादून में कैंट विधायक हरबंस कपूर और आप प्रवक्ता रविंद्र आनंद के बीच में बहस हो गई। वार्ड नंबर 35 की जवाहर कॉलोनी में देर रात आई बरसात से लोगों के घरों में पानी घुस गया था। जब मौके पर पहुंचे विधायक को लोगों ने आप बीती सुनाई। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद भी वहां पहुंचे, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी झड़प हुई। आप प्रवक्ता का कहना है कि विधायक हर साल सिर्फ बरसात में कॉलोनियों का जायजा लेने आते हैं और पूरे साल कुंभकर्ण की नींद में सोते हैं। उधर नैनीताल हाईकोर्ट ने आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पर अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी। हाईकोर्ट ने विज्ञप्ति निरस्त करने के यूनिवर्सिटी के फैसले पर रोक लगा दी है और कोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। 2017 में भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई थी और 90% पदों पर भर्ती भी की गई थी।
लेकिन आरक्षण रोस्टर का हवाला देकर भर्ती विज्ञप्ति को निरस्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य को लेकर कई घोषणाएं की हैं, जिससे राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के हालात पूरी तरह से बदल सकते हैं। सीएम ने ऐलान किया है कि 2 अक्टूबर से राज्य में आरोग्य मेले लगेंगे और सबको मुफ्त दवा मिलेगी। बाहर से दवा लिखने का काम बंद होगा। खुद इसकी लॉन्चिंग उन्होंने करने की बात कही है। साथ ही लैब टेक्नीशियंस और वार्ड बॉय के खाली पदों को भरा जाएगा। 25 सितंबर तक एनएचएम के खाली पद भरे जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हर विधायक 100 जगह पर वैक्सीनेशन कराए। साथ ही कहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 10 आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा और हरिद्वार में 300 बेड का ईएसआई अस्पताल भी बनेगा। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का पहला फेज पूरा हो चुका है और अब दूसरा फेज 18 सितंबर से शुरू होगा। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि 18 सितंबर से गढ़वाल के मैदानी क्षेत्रों में यात्रा होगी, जिसकी शुरुआत हरिद्वार से होगी। प्रीतम सिंह ने कहा है कि पहले फेज में लोगों का जबरदस्त जोश दिखा और दूसरे चरण में भी ऐसा ही कुछ नजर आएगा। जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा में लोगों का हजूम आ रहा है, तो ये स्पष्ट संकेत है कि लोगों ने 2022 में परिवर्तन का मन बना लिया है और अगली परिवर्तन यात्रा 18 जो है सितंबर से हरिद्वार में प्रारंभ। उत्तराखंड में अब सरयू और यमुना जी की भी आरती होगी। पर्यटन विभाग बागेश्वर में सरयू तल पर सरयू जी की आरती और यमुना जी के उद्गम स्थल पर यमुना जी की आरती करवाने की तैयारी में है, जिसके लिए धर्म और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि उत्तराखंड की पौराणिकता को जीवंत रखने के साथ साथ पर्यटन को विकसित करने के लिए भी आरती का महत्व होगा और गंगा घाट की तर्ज पर ही जगह चयनित होगी। हम चाहते हैं बागेश्वर में सरयू जी की आरती हो और यमुना जी की आरती जो है यमुना के किनारे एक बहुत अच्छा स्थल है, तो वहाँ पर हम उस आरती को करेंगे। वो सिद्ध स्थल है, बाढ़ के कारण वो बह गया था, तो उसको फिर से डेवलप करके यमुना जी की आरती करेंगे। तो हमारा उत्तराखंड प्रदेश ऐसा प्रदेश बन जाएगा जहाँ गंगा जी की आरती होती है, सरयू जी की आरती होती है और यमुना जी की आरती होती है। लोहाघाट के सुल्ला गांव में 6 महीने के बच्चे की डायरिया से मौत होने का मामला सामने आया। मासूम कृष्ण की मौत से गांव में दहशत है। ग्राम प्रधान सहित 5 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि 4 मरीज ठीक होकर अस्पताल से घर गए हैं। ग्रामीण कह रहे हैं कि गांव में 10 से 15 लोग अभी भी बुखार से पीड़ित हैं। अस्पताल प्रशासन कहता है कि डायरिया की शिकायत के बाद 2 डॉक्टरों की टीम गांव गई। दिखाया गया। फिर दूसरे दिन जो है सीएमओ सर ने एक टीम सीएमओ ऑफिस से वहां से भेजी डॉक्टर कुलदीप को, उसको भी इस बच्चे को नहीं दिखाया गया। फिर ये बच्चा आज यहाँ पर आया था, बहुत सीवियर कंडीशन में था, उल्टी दस्त हो रहे थे और वो 15 में आने के बाद 15-20 मिनट में एक्सपायर हो गया। पिथौरागढ़ की सियासत का बड़े प्रोजेक्ट से गहरा नाता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है बेस अस्पताल में, जो 17 साल में 60 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी पूरा नहीं हुआ। साल 2005 में एनडी तिवारी सरकार ने जिला और महिला हॉस्पिटल को मिलाकर बेस हॉस्पिटल बनाने का ऐलान किया था, लेकिन तत्कालीन विपक्षी बीजेपी को ये कतई रास नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि 2009 में बीजेपी सरकार ने चंडाक में बेस हॉस्पिटल का काम शुरू करवा दिया, लेकिन सत्ता बदलते ही 2012 में बेस हॉस्पिटल चंडाक के बदले पुनेडी में बनाने का ऐलान हुआ। अब हालात ये हैं कि पुनेडी में 9 सालों में सिर्फ 80% काम ही पूरा हो पाया है। ये बात अलग है कि डीएम इसे हर हाल में जल्द शुरू करवाने का दावा कर रहे हैं। तो उसमें जो कमियां थी या उसके जिन एस्पेक्ट्स को कंप्लीट किया जाना है, तो उसको हम रेगुलर मॉनिटर करेंगे, क्योंकि 15 डेज़ की मॉनिटरिंग का जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसका मैंने तय कर रखा है। तो उन 15 डेज़ में मैं मीटिंग्स लेते हुए प्लस इनकी पर्ट चार्ट या बार चार्ट के हिसाब से जो उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं उसको देखकर फिर मैं अपने कोशिश ये करूँगा जल्दी से जल्दी उसे फंक्शनल किया जाए। बेस हॉस्पिटल बनाने में अब तक 60 करोड़ की भारी भरकम धनराशि खर्च की जा चुकी है। यही नहीं, करोड़ों के मेडिकल उपकरण भी यहां तालों में कैद हैं। अब चुनावी साल में विपक्ष भी इसे मुद्दा बनाकर हमलावर नजर आ रहा है। पर आज जो बेस हॉस्पिटल 80% बन गया है, उसको संचालन करने में सरकार के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई उपकरण नहीं है, कोई इस बेस हॉस्पिटल के लिए कोई स्टाफ नहीं है, तो वो इससे संचालन करने में नितांत फेल हो चुके हैं और आज वो एक बेस हॉस्पिटल एक शो पीस बनकर यहाँ पर रही है।
पिथौरागढ़ में हेल्थ सिस्टम पहले ही पटरी से उतरा है। हालात ये हैं कि कई दफा सामान्य मरीजों को भी मजबूरन रेफर करना पड़ता है। ऐसे में अगर समय से बेस हॉस्पिटल बन जाता तो शायद इन लोगों को कुछ राहत मिलती। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं में जाइएगा। में रही एएनएम को उसी के प्रेमी ने मारा चाकू, गंभीर हालत में छोड़कर फरार। बागपत में राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। मिर्जापुर में भी पोषण माह की शुरुआत, इस मौके पर जिलाधिकारी ने लोगों को अपने घर में ही पोषण वाटिका लगाने की सलाह दी। पीलीभीत के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ, बीजेपी के जिला अध्यक्ष और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने किया उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश पर 11 सितंबर को अंबेडकर नगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, टूटे मुकदमों का तत्काल निस्तारण। मुजफ्फरनगर में भी तेजी से बढ़ रहे हैं बुखार के मामले, ओपीडी में बुखार पीड़ितों की भीड़।